हमारे देश में पूर्वोत्तर के राज्य जितने खूबसूरत माने जाते हैं उतने ही वहाँ के लोग बहुत ही देशभक्त हैं। अभी जो चाइना दावा करता है अरुणाचल प्रदेश को लेकर और साथ ही जो बांग्लादेश के करतूते हैं, कहता है कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, उनको वहीं पर रहने वाले लोगों ने बहुत खतरनाक जवाब दिया है। हम तो किसी तरह भी हम अपने आप को चाइनीज़ नहीं मानते हैं, हम भी भारतीय हैं। हाँ, स्थान से हम अरुणाचली हैं, हम नागा हैं, हम मणिपुरी हैं, हम त्रिपुरा के हैं, मगर हम भारत वंश का एक अटूट सेना। युवा जो वहाँ में जॉब कर रहा था वो गलत बोल नहीं बोला है, एक शब्द बोलने के कारण से उसको पहले लात मार के मराता है, फिर जिंदा जला देता है। ये कौन सा मतलब धर्म में ये लिखा हुआ है? इसीलिए हम तो सिर्फ उसका पुतला जलाया है, फ्लैग को जलाया है। अगर यहाँ इलीगल मिलता है तो उसको हम जिंदा जलाएगा। हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति इतनी हावी और घिनौनी हो गई है जिसकी वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में हमेशा विवाद चलता रहता है। वहाँ पर हमेशा दंगे भड़के रहते हैं और एक तरीके से पूर्वोत्तर राज्य जलते रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता। और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे हमारे देश की सरकार हो, पूर्वोत्तर राज्यों को हमेशा इग्नोर करती आई है। वर्तमान सरकार ने जरूर थोड़ा बहुत प्रयास किया है, लेकिन पहले मणिपुर जल रहा था और अभी हमने देखा कि आसाम भी जल रहा है। Why are they protesting? What is the main reason of their protest? The protest is to evict the people in PGR and BGR, the illegal settlers. We have been promised time and time. More than a year back, there was a huge meeting where the council agreed that all the people will be evicted within few days. आसाम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिलों में खरोनी घाट पर कुछ स्थानीय लोग भारी लोगों को बाहर भगाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। अब उस प्रदर्शन में इतना भीषण बवाल मचा जिसकी वजह से वहां पर काफ़ी हिंसा हुई और हिंसा होने के कारण 2 लोग वहां पर मारे जा चुके हैं और बहुत सारे पुलिसकर्मी वहां पर घायल भी हो चुके हैं। जो आईजी, डीआईजी और डीजीपी लेवल तक के पुलिस वाले उसमें घायल हुए हैं और साथ ही वह हिंसा इतनी भड़की कि पूरे आसाम में आग लग गई, जिसकी वजह से पूरे आसाम में अफरा तफरी मच गई है और पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इस विवाद का मूल कारण क्या है, क्या यह वोट बैंक की राजनीति है या फिर वहां पर कुछ और ही खेल चल रहा है। इसको हम विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में असम एक तरीके से पूर्वोत्तर राज्यों का हृदय स्थल माना जाता है, क्योंकि असम की जो सीमा लगती है वो पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्यों से लगती है। जैसे अगर हम मैप में देखें तो ये है असम, इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है, इसकी सीमा नागालैंड से भी लगती है, इसकी सीमा मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय और साथ ही पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा लगती है। तो इन सभी राज्यों से आसाम की सीमा लगती है और साथ ही ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी साझा करता है। यह भूटान से इसकी सीमा लगती है, साथ ही पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा लगती है, जिसकी वजह से बीच में होने के कारण क्या माना जाता है, यह पूर्वोत्तर राज्यों का हृदय स्थल माना जाता है और यह बहुत महत्वपूर्ण भी है। अब दोस्तों, हिंसा कहाँ पर हुई है? अगर हम इस मैप को उठाकर यहाँ देखें तो ये है असम का मैप और ये असम के सभी ज़िले हैं। इनमें से 2 ज़िले हैं जो कार्बी आंगलोंग के नाम से जाने जाते हैं। एक ज़िला ये है और एक ज़िला ये है। ये तो है पूर्वी कार्बी आंगलोंग और ये है पश्चिमी वेस्ट कार्बी आंगलोंग। तो घटना जो घटित हुई है वो इस ज़िले में घटित हुई है और खरोनी घाट पर घटित हुई है। अब इसमें क्या क्या हुआ है उसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों, कार्बी आंगलोंग असम में हाल ही में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के बीच जमीनी विवादों और अवैध कब्जों को लेकर हिंसक झड़पें हुई हैं, जिसमें कई लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हुए हैं। जिसके बाद तनाव के चलते सेना और सीआरपीएफ तैनात इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने अवैध बस्तियों को हटाने की बात कही है, जबकि मुख्यमंत्री ने स्थिति पर नियंत्रण के लिए उच्च स्तरीय बैठकें की है और सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास लगातार जारी हैं। अब दोस्तों, बाहरी लोगों को हटाने के लिए कौन से प्रदर्शन किए जा रहे थे, बाहरी लोग कौन थे, वो आसाम में क्या कर रहे थे, आसाम में किस उद्देश्य से वहाँ पर आकर बसे थे, इन सभी के बारे में अब हम देखते हैं कि आखिर इसके पीछे की मूल वजह क्या है। कि असम में क्या हुआ था, 1970 के दशक में एक पुल बनानी थी और बिहार से कुछ मजदूर, लगभग 200 के लगभग मजदूर कहाँ पर गए थे, असम में गए थे पुल बनाने के लिए। अब बिहार एक तरीके से हमारे देश में, बिहार से बहुत सारे मजदूर पूरे देश में काम करने के लिए जाते हैं, विदेशों में भी, मिडिल ईस्ट में भी काम करने के लिए जाते हैं। तो बिहार एक तरीके से मजदूर निर्यात करने के लिए जाना जाता है। अब दोस्तों, क्या हुआ कि असम के कार्बी आंगलोंग जिले में बिहारी लोग मुख्य रूप से 1970 के दशक में
कोपिली नदी पर पुल निर्माण के लिए मजदूरों के रूप में आए थे, जो बाद में क्या हुआ, यहीं पर बस गए, क्योंकि बिहार में अवसरों की कमी थी और कार्बी आंगलों की उपजाऊ जमीन, गन्ने की खेती और पशुपालन के अवसर उनके लिए बहुत बेहतरीन साबित हुए। वो यह सोच रहे थे कि हम बिहार जाकर क्या करेंगे, यहाँ पर काफ़ी अच्छी खेती पैदावार होती है, यहाँ पर भूमि भी है, यहाँ पर जल भी है, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, तो वो वहीं पर बस गए, जिससे उन्होंने धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपनी आबादी बढ़ाई और मजबूत वोट बैंक बन गए। हालांकि आज उन्हें अतिक्रमणकारी कहा जाता है। अब दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि 1970 के दशक में कितने मजदूर गए थे, 200, और आज इनका वोट बैंक है 40,000। इनका वोट बैंक कितना है, 40,000 इनका वोट बैंक है, 40,000 वोट इनके पास है, जिसकी वजह से किसी भी पार्टी को, साथ ही वहाँ पर किसी भी नेता को हिलाने की क्षमता रखते हैं, जिसकी वजह से ये लोग यहीं पर बस गए और यहाँ पर जो पीजीआर और बीजीआर की जो ज़मीन थी उन पर इन्होंने कब्जा कर लिया और ये एक तरीके से अतिक्रमणकारी कहलाए जाने लगे। अब दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये अतिक्रमणकारी थे, अगर इनकी ज़मीन नहीं थे, तो वोट बैंक अगर नहीं होता तो इनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होता, इनको भगा दिया जाता। केवल वोट बैंक की खातिर इनके वहाँ पर राशन कार्ड भी बन गए, इनके वहाँ पर बिजली के कनेक्शन भी हो गए, इनके वहाँ पर गैस कनेक्शन भी हो गए, इनके वहाँ के आधार कार्ड भी बन गए, इनके वहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें थी नागरिकता साबित करने के लिए, वहाँ पर स्थानीय साबित करने के लिए, वो सभी इनके पास हैं। अब ये दावा कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हम अतिक्रमणकारी कैसे हुए, हम तो 50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि हमें बाहरी लोग नहीं कहा जाए, हमें स्थानीय लोग ही कहा जाए। अब जो यहाँ की कर्बी जनजातीय समूह है उसका कहना है कि यहाँ पर हमने जन्म लिया है, यह हमारी मातृभूमि है और यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ की जो ज़मीन है, हमारी भाषा और संस्कृति सब हमारी है और इसका दोहन करने का अधिकार भी हमारा है, हम बाहरी लोगों को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह जो क्षेत्र है वो हमारे संविधान के 6 शेड्यूल में शामिल है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, स्थानीय संस्था है, स्थानीय संस्था अपने नियम कानून बनाती है और वह अपने हिसाब से काम करती है, बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब इनका कहना भी सही है, बाहरी लोगों को बर्दाश्त ये क्यों करेंगे, क्योंकि बाहर से लोग आकर इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिए और साथ ही जो चारावाह की जो ज़मीन थी, जो पीजीआर बीजीआर थी, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि जो पीजीआर बीजीआर थी उनके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। और आज इनका ये कहना है कि हमारी आबादी, जो स्थानीय लोगों की आबादी है, वो क्या है, 35% की आबादी है, जबकि बाहरी लोगों की कितनी है, 65% आबादी है। अब इसमें दिक्कत क्या हुई कि इसमें क्या हुआ, जो बाहरी लोगों के आर्थिक अवसर यहाँ पर मिलने लगे। बिहार में काम और खेती के लिए ज़मीन की कमी थी, जबकि कार्बी आंगलों में ज़मीन उपजाऊ थी और गन्ने की खेती व पशुपालन में पैसा था, जिससे बिहारी मजदूरों ने अपने भविष्य के लिए बेहतर माना, जिसकी वजह से वो यहीं पर बस गए और यहाँ से वापस आए नहीं। अब 1970 के दशक में कोपिली नदी पर पुल बनाने के लिए लगभग 200 बिहारी मजदूर इस क्षेत्र में आए थे और यहीं पर बसने लगे। अब क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि क्या हुई, ये मजदूर धीरे धीरे यहाँ पर बसते गए और उनकी पीढ़ियों ने इस क्षेत्र में एक बड़ा वोट बैंक लगभग 40,000 बना लिया। अब 40,000 वोट बैंक लगभग इनके पास है। अब इन लोगों ने वीरान जंगलों को शहरों में बदलने में मदद की, लेकिन बाद में उन पर अतिक्रमण के आरोप लगने लगे, जिससे स्थानीय और बिहारी समुदायों के बीच तनाव पैदा हुआ। अब अगर हम बात करें तो बिहारी मजदूर आर्थिक मजबूरी और बेहतर अवसरों की तलाश में बिहारी मजदूर कार्बी आंगलों आए और यहीं पर बस गए, जिससे इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी और सामाजिक ताने बाने में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आ गए। तो यह एक तरीके से बाहरी कहलाए जाने लगेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में बिहारी हों, इसके अलावा नेपाली भी हैं इस क्षेत्र में, कार्बी आंगलोंग जिले में नेपाली भी हैं और साथ ही बंगाल के भी कुछ लोग वहाँ पर है और यूपी के भी कुछ बाहरी लोग जो वहाँ पर जाकर बस गए, अब वो भी हैं। अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, 2021 में एक समझौता हुआ, जो किस किस के मध्य हुआ था, जो हुआ था केंद्र सरकार के बीच, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के बीच, और एक यहाँ की जो स्वायत्त परिषद है वो कौन सी है, कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल। इन तीनों के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते में 3 शर्त रखी गई थी। एक तो यह जो क्षेत्र है वो किसके लिए है, वो स्थानीय लोगों के लिए है। यह जो क्षेत्र है जो स्थानीय लोगों के लिए है। दूसरा, इस क्षेत्र का विकास किया जाए, और तीसरा, जो बाहरी लोग हैं उनको यहाँ से भगाया जाए। ये अकॉर्ड हुआ, एक समझौता हुआ, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यहाँ की जो काउंसिल है, जो परिषद है, उसके बीच में यह समझौता हुआ। तो इसी के तहत क्या हुआ कि इसके तहत यहाँ के जो बाहरी लोग थे उनको भगाने के लिए क्या किया जा रहा था, 6 दिसंबर को
अभी 6 दिसंबर 2025 को इसी महीने क्या हुआ था कि कुछ लोग यहाँ पर खरौनी घाट पे, जो स्थानीय लोग थे, जो करबी समुदाय के लोग थे, वो खरौनी घाट पर क्या कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि यहाँ पर जो भारी लोग हैं उनको यहाँ से क्या किया जाए, भगाया जाए। भूख हड़ताल पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए और ये मांग करने लगे कि यहाँ से भगाया जाए। जब ये भूख हड़ताल लगातार बढ़ती जा रही थी और 15 दिन से लगभग ज़्यादा की हो गई थी, तो सरकार को यह लगा, जो असम की सरकार है उसको यह लगा कि इनको कैसे भी करके क्या किया जाए, इनको खदेड़ दिया जाए, इनको तितर बितर कर दिया जाए, जिसकी वजह से ये भूख हड़ताल समाप्त हो। तो उन्होंने क्या किया, 22-23 दिसंबर के लगभग, 22 और 23 दिसंबर के लगभग क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, जो असम की सरकार थी उन्होंने क्या किया, जो ये भूख हड़ताल पर लोग बैठे हुए थे उनको ये स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए क्या करने लगे, इनको बोले इनको क्या भेज दो आगे, इनकी स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाएगा, तो इनको क्या करो, गुवाहाटी हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, गुवाहाटी ले जाके इनको छोड़ दो वहाँ पर। जिसकी वजह से जो स्थानीय समुदाय के लोग थे उनको क्या लगा कि सरकार क्या कर रही है, इनको खदेड़ने का प्रयास कर रही है, आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगे। अब बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगे तो स्थिति बिगड़ने लगी, और स्थिति बिगड़ने लगी तो क्या किया, पुलिस ने इन भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे, उन पर लठ भी चलाए, और इसी में उनके बीच में क्या हो गई, फायरिंग भी हो गई। और फायरिंग हुई तो पुलिस की गोली से क्या हुआ, पुलिस की गोली से एक आदमी मारा गया, जो कौन था, स्थानीय था। एक आदमी मारा गया जो कौन था, स्थानीय था। अब जो वहां के लोग थे, उन्होंने, जो स्थानीय लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे भारी लोगों को बाहर भगाने के लिए, अब उन्होंने क्या सोचा कि जो भारी समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने इसको मार दिया। तो इन्होंने क्या किया, ये भीड़ कहां पर भागी, वापस बाहरी लोगों के ऊपर, बाहरी लोगों के ऊपर इन्होंने हमला किया और एक आदमी को इन्होंने क्या किया, जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया। अब एक आदमी को इन्होंने जिंदा जला दिया, आग लगा दी घर में, तो वहां पर आदमी जिंदा जल गया। अब आपस में ये भिड़ने लगे। अब इन्होंने क्या किया, जो बाहरी लोग थे, जो बाहरी समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो इनकी जो काउंसिल थी स्थानीय लोगों की, स्थानीय काउंसिल थी, ये करबी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल, इसके मुखिया के ऊपर क्या कर दिया, इसका जो अध्यक्ष था उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ये विवाद बहुत खतरनाक बढ़ गया और पूरे आसाम में इसकी आग फैल गई, जिसकी वजह से पुलिस को कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बहुत सारे पुलिस वाले लगभग 58-60 के लगभग घायल हो गए, जिसमें आईजी, डीआईजी, बहुत सारे बड़े लेवल के अधिकारी भी इसमें शामिल थे। अब दोस्तों, यह विवाद आपको समझ में आया कि यह विवाद आखिर क्यों हुआ था और किन किन वजह से हुआ था। हालांकि अभी स्थिति सामान्य लगभग कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जो बीजीआर पीजीआर जमीन थी, जो पीजीआर और बीजीआर जमीन थी, यह कौन सी जमीन थी जिस पर कब्जा किया था, जो बाहर से जो बिहारी लोग आकर बसे थे या फिर और भी यूपी के और नेपाल के, बंगाल के कुछ लोग जाकर वहां पर बसे थे, वो कौन सी जमीन थी जो जिसकी वजह से यहाँ पर उनके ऊपर कब्जा किया गया था। दोस्तों, सबसे पहले हम देखें बीजीआर। बीजीआर क्या होता है, विलेज ग्रेजिंग रिजर्व। यह जमीन एक तरीके से चराई जमीन होती है, जो एक तरीके से चारागाह होता है। इस पर किसका अधिकार होता है, इस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। यह गांव वालों को इसलिए छोड़ी जाती है कि वहां पर अपने मवेशियों को या पशुओं को वहां पर चरा सके। जैसे यह एक तरीके से चरनोई भूमि होती है, गाँव की वह सार्वजनिक भूमि होती है जिसे विशेष रूप से पशुओं के चरने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इस भूमि की मुख्य विशेषता क्या होती है, उद्देश्य इसका क्या है, यह जमीन गांव के मवेशियों, गाय, भैंस, बकरी आदि को चारा उपलब्ध कराने के लिए आरक्षित होती है। मतलब इस पर ऐसा नहीं है कि किसी का एक का अधिकार हो, उस पर एक का स्वामित्व हो। स्वामित्व किसका है, इस भूमि पर मालिकाना हक आमतौर पर राज्य सरकार के पास होता है, लेकिन इसका प्रबंधन और नियंत्रण ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। किसी व्यक्ति की यह जमीन नहीं होती है, कोई स्थानीय किसी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में नहीं होती है। राज्य सरकार के अधीन रहती है, ग्राम पंचायत उसकी देखभाल करती है। कानूनी स्थिति इसकी क्या है, इस जमीन का उपयोग किसी भी अन्य निजी या व्यावसायिक कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर जाकर उद्योग धंधे खोल लो या फिर निजी आप वहां पर कोई शादी ब्याह करने लगो, वहां पर लोन बना लो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। निजी काम के लिए भी नहीं हो सकता, वहां पर कोई बस भी नहीं सकता, और वहां पर क्या नहीं किया जा सकता, वहां पर उद्योग धंधे भी नहीं खोले जा सकते। इस पर स्थायी निर्माण या खेती करना अवैध अतिक्रमण माना जाता है।
अब जो बाहर के लोग गए थे वो कहाँ बस गए, इन्हीं जमीनों पर बस गए। अब अधिकार इसका क्या है, गांव के सभी निवासियों को अपने पशुओं को इस निर्धारित क्षेत्र में चराने का सामूहिक अधिकार होता है कि आप जाओ वहां पर सामूहिक रूप से अपने पशुओं को चरा लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये है दोस्तों विलेज ग्रेजिंग रिजर्व BGR, जो चराई भूमि जानी जाती है, चराई भूमि के नाम से जाना जाता है, जिस पर क्या है अपने गाय भैंसों को या फिर मवेशियों को पूरे गाँव के लोग वहाँ पर चरा सकते हैं, जिसका अधिकार ग्राम पंचायत के पास होता है, स्वामित्व। अब PGR क्या होता है, प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व। वह तो आम लोगों के लिए हो गया। अब ये प्रोफेशनल क्या है कि जैसे कोई भी पशुपालन का व्यापार करता है या फिर दूध का व्यापार करता है, उनका मुख्य पेशा ये है, क्या है, पशुपालन है या फिर दूध का है, या उन लोगों के लिए है। अब जैसे वह आरक्षित भूमि जो मुख्य रूप से व्यावसायिक चरवाहों या फिर उन लोगों के लिए निर्धारित होती है जिनका मुख्य पेशा पशुपालन और दूध का व्यापार है। जैसे BGR में हमने देखा था कि वह पूरे गांव वालों के लिए होती है, यह उन व्यावसायिक लोगों के लिए होती है जो उनका मुख्य पेशा क्या है, पशुपालन है या फिर दूध का व्यापार करना है। यह विलेज ग्रेजिंग रिजर्व से थोड़ा अलग होती है। इसकी मुख्य विशेषता हम देखते हैं। व्यावसायिक उपयोग, जैसे BGR जहाँ केवल एक विशिष्ट गांव के मवेशियों के लिए होती है, वहीं PGR का दायरा बड़ा होता है, यह बड़े लेवल पर होती है। यह एक पेशेवर पशुपालकों जैसे खानाबदोश चरवाहे या फिर डेयरी व्यवसाय के लिए आरक्षित की जाती है। और अब इसमें क्या है कि BGR में तो जैसे गांव वालों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था, पैसा नहीं देना पड़ता था, लेकिन इसमें पैसा देना पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से PGR का प्रशासन विशेष ग्रेजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाता था, जो चराई के बदले एक निश्चित शुल्क वसूलते थे। उनमें यह निश्चित शुल्क दे दिया जाता है कि आपको इतने पैसे जमा कराने होंगे, जिसकी वजह से आप जो जितना ये क्षेत्र है उस पर आप अपने पशुओं को चरा सकते हैं, व्यवसायिक कार्य कर सकते हैं। हालांकि कई क्षेत्रों में अब यह व्यवस्था बदल दी गई है, पहले व्यवस्था मुख्य रूप से थी। कानूनी प्रतिबंध क्या है, PGR भूमि पर किसी भी प्रकार का स्थायी निवास आप नहीं बना सकते। खेती या व्यावसायिक निर्माण पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। यह भूमि केवल पशुओं के चारे और उनके अस्थायी आश्रय के लिए ही उपयोग की जा सकती है। भारत में यह शब्द विशेष रूप से असम जैसे राज्यों की भू राजस्व नियमों के तहत लागू की जाती है। अब PGR और BGR में हम मुख्य अंतर देखें कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है। BGR केवल एक विशिष्ट गांव के स्थानीय लोगों के मवेशियों के लिए मुफ्त चराई की सुविधा देती है, जबकि PGR में ऐसा नहीं है, उसमें पैसा लगता है। उन लोगों के लिए है जो बड़े स्तर पर पेशे के तौर पर पशुपालन करते हैं और इसके लिए अक्सर शुल्क देना पड़ता है। तो यह बड़े स्तर के लोगों के लिए है जो व्यवसाय करते हैं। वर्तमान में कई स्थानों पर इन जमीनों को अवैध कब्जों के कारण विवाद भी देखे जाते हैं, जो विवाद क्या है, जो अभी आसाम में हमें देखने को मिला है। अब दोस्तों, असम के जो CM है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि जो भी बाहरी लोग हैं जो इन चारागाह भूमि पर बसे हुए हैं, अवैध रूप से इन्होंने कब्जा कर रखा है, तो इनको क्या किया जाएगा, इनको वापस से भगा दिया जाएगा। लेकिन क्या कर रखा है, वहाँ पर जो आसाम की जो हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या कर रखा है, स्टे ले रखा है, जिसकी वजह से उन्हें अभी तुरंत भगाया नहीं जा सकता। अब दोस्तों, जैसे हम लद्दाख में देखें कि सोनम वांगचुक क्या मांग कर रहे थे, उनका कहना था कि बाहर के जो लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर स्थायी रूप से बस जाएंगे और यहाँ पर उद्योग धंधे और फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और स्थानीय लोगों का जीना दुभर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्टेटहुड की मांग कर रहे थे, 6 शेड्यूल में शामिल होने की मांग कर रहे थे। क्या उनकी मांग गलत थी? उनकी मांग गलत नहीं थी। तो क्या इनकी मांग गलत है? जो आसाम की कार्बी आंगलोंग जिले के जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं, क्या इनकी मांग गलत है? इनकी मांग भी बिल्कुल जायज़ है। वहाँ पर भारी लोगों का जाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और वहाँ पर बसना भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनका अधिकार है, स्थानीय लोगों का अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने का पूरा अधिकार है। वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश की सरकार को या फिर हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को लगातार ध्यान देने की ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पर जो इतने प्यारे लोग हैं, जो देशभक्त भी हैं, साथ ही अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा कर रखने वाले लोग हैं, उनके बारे में हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।